चलिए बच्चों, अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम पे इसमें जो स्ट्रक्चर पढ़ा था वो एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट था, ठीक। और उसमें हम लोगों ने पढ़ा था किसी में डबल एंडोस्पर्म है, किसी में स्टोनी एंडोस्पर्म है, किसी में एंडोस्पर्म जो होता है वो थोड़ा सा रोमिनेट टाइप हो जाता है, यानी आउटर सरफेस रफ हो जाती है। और एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे, उसके टाइप के बेसिस में मैंने बताया था कि जो एंडोस्पर्म होता है वो अगर आप देखेंगे तो एंडोस्पर्म किसी में न्यूक्लिएटेड है, किसी में सेलुलर टाइप है और एक जो है हेलोवियल टाइप है। बच्चों आज हम लोगों को इसमें पढ़ना है एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है वो स्टार्ट क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा शैवाल है, ब्रायोफाइट इससे ज़्यादा डेवलप है, फिर टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ किंगडम प्लांटी में सबसे सरलतम जो पादप होते हैं वो क्या होते हैं, शैवाल या एल्गी कहते हैं। उससे डेवलप ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। चलिए तो इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं शैवाल की बात करूँ। बच्चों शैवाल में कभी भी कोई भ्रूण नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि जाइगोट या जो युग्मनज है उसी में बच्चों मियोसिस हो जाती है, और मियोसिस होने के बाद वो 4 सेल्स में डिवाइड हो गए। जबकि कायदे से क्या चाहिए था, जाइगोट को कन्वर्ट होना था एम्ब्रियो या भ्रूण में, ठीक। ऐसा ना होकर के यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ जो है ये जो भ्रूण था ये विकसित ही नहीं हुआ, क्योंकि जाइगोट ही जो है उसमें मियोसिस हो गई। क्लियर? तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि शैवालों में बच्चों कभी भी भ्रूण नहीं पाया जाता है। हाँ, जो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ जो है आपको ये समझना है कि भ्रूण विकसित हो चुके हैं और पूर्ण रूप से विकसित भ्रूण है। अब सवाल ये उठता है कि भ्रूण विकसित किससे होते हैं या एम्ब्रियो डेवलप किससे होता है। तो बच्चों जो भ्रूण विकसित होता है, जो एम्ब्रियो डेवलप होता है, ये भ्रूण या एम्ब्रियो जाइगोट या युग्मनज से डेवलप होता है। और ये किससे बना हुआ है? आपने देखा था ना, जब अंड कोशिका दूसरे नर युग्मक से जो है संलयित होती है तो जो संरचना बनी वो क्या बनी बच्चों, जाइगोट। ये द्विगुणित है, 2n है, ठीक। इस जाइगोट के विकास में आपको ध्यान रखना है, पहला जो विभाजन होता है बच्चों अनुप्रस्थ विभाजन होगा और असामान्य अनुप्रस्थ विभाजन, जिसमें एक कोशिका छोटी जिसे हम टर्मिनल सेल कहते हैं और एक कोशिका बड़ी बनती है जिसे हम यहाँ पर क्या कहेंगे बच्चों, टर्मिनल सेल के अलावा ये बेसल सेल कहलाती है दूसरी। बेसल सेल आगे चल करके ये बना देगा यहाँ पर चूष्कांग कहते हैं, और या फिर आप उसको बोल दीजिएगा पूरा का पूरा निलंबक या सस्पेंसर बना लेता है। जबकि टर्मिनल सेल क्या बनाएगी, ये भ्रूण बना लेगी। तो बच्चों सबसे पहले जो संरचना बनी जाइगोट से, वो संरचना यहाँ पे क्या होगी, यहाँ 2 कोशिकीय प्राक भ्रूण बन जाएगा, फिर गोलाकार, फिर हृदयाकार भ्रूण और फिर पूर्ण विकसित भ्रूण होगा। इसी की संरचना हम लोगों को 1 बाय 1 देखनी है। लेकिन इसमें चलिए अभी पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग बच्चों यहाँ पर चैप्टर पढ़ रहे हैं पुष्पीय पादपों में जनन, लैंगिक जनन की हम लोग बात करते हैं। पुष्पीय पादपों में जनन, पुष्पीय पादपों में जनन। बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो ये भ्रूण बनता है, ये भ्रूण एक्चुअली भ्रूण का जो विकास होता है यहाँ पर ना, वो एंडोस्कोपिक प्रकार का है। अब ये एंडोस्कोपिक भ्रूण का विकास क्या होता है, एंडोस्कोपिक मतलब अंदर की ओर। जैसे मान लो ये जो है यहाँ पर इस तरह से ओव्यूल दिया हुआ, ये मान लो ऐसे ओव्यूल है, ठीक। ये बीजांड है और उसी के अंदर जो है यहाँ पर क्या है, बीजांड द्वार है। तो अगर भ्रूण बनता है तो ये उल्टा बनता है बच्चों, यानी जो भ्रूण का शीर्ष होगा ना, ये वाला भ्रूण का शीर्ष, ये हमेशा कैलजा की ओर या आधार की ओर होता है, ठीक है ना। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं एंडोस्कोपिक प्रकार का, यानी भ्रूण क्या है, उल्टा है, अंदर की ओर है, ठीक। दूसरा बच्चों भ्रूण का जो विकास होता है वो हमेशा कैसा होता है, मीरोब्लास्टिक प्रकार का। मीरोब्लास्टिक प्रकार का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर मैं ये बोलूँ कि पूरा का पूरी जाइगोटिक कोशिका ये भ्रूण में कन्वर्ट हो गई तो इसको हम लोग कहते हैं होलोब्लास्टिक। होलो मतलब होल सेल, पूरी कोशिका ये जो है कन्वर्ट हो गई किसमें, भ्रूण में। लेकिन अगर जाइगोट या युग्मनज की कुछ भाग ही भ्रूण बनाए तो इसको हम कहते हैं मीरोब्लास्टिक, ठीक है। चलिए तो पहला स्टेटमेंट यही लिखना है आपको। सबसे पहले लिखिए भ्रूण का विकास, यहाँ लिखेंगे भ्रूण का या एम्ब्रियो का विकास, या
एम्ब्रियो का विकास। एम्ब्रियो का विकास या भ्रूण का विकास। बच्चों सबसे पहले तो एम्ब्रियो या भ्रूण का विकास ये एम्ब्रियोजेनी कहलाता है। इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोजेनी। भ्रूण का विकास हमेशा एम्ब्रियोजेनी कहलाता है। दूसरा, भ्रूण का विकास एंडोस्कोपिक प्रकार का है, इसका मीनिंग आप लिखेंगे। और दूसरा आपको जो है यहाँ पर मैंने बताया मीरोब्लास्टिक प्रकार का होता है। मीरोब्लास्टिक का मतलब होता है कि भ्रूण हमेशा उल्टा होगा, यानी भ्रूण का जो शीर्ष होगा ना, यह हमेशा बीजांड के आधार की ओर होगा। ठीक है, तो ये आपको लिखना है। चलिए इसमें नंबर 1 लिखिए, भ्रूण का विकास कैसा होगा? एंडोस्कोपिक प्रकार का। एंडोस्कोपिक। एंडोस्कोपिक प्रकार। एंडोस्कोपिक प्रकार का मतलब होता है बच्चों भ्रूणीय अक्ष, नहीं भ्रूणीय शीर्ष लिखिएगा, अक्ष नहीं, भ्रूणीय शीर्ष। भ्रूणीय शीर्ष बीजांड के आधार की ओर। बीजांड के आधार की ओर। दूसरा इसमें मीरोब्लास्टिक प्रकार। मीरोब्लास्टिक प्रकार। मीरोब्लास्टिक प्रकार का मतलब क्या होता है? मीरोब्लास्टिक प्रकार का मतलब होता है कि भ्रूण जाइगोट का कुछ भाग भ्रूण में रूपांतरित हो, यानी पूरा का पूरा जाइगोट या युग्मनज भ्रूण में रूपांतरित नहीं होता, कुछ भाग तो निलंबक भी बना लेगा ना। इसे आपको कहना है कि जाइगोट या युग्मनज का कुछ भाग भ्रूण में रूपांतरित होना। ठीक है, ये हो गया मीरोब्लास्टिक प्रकार। यहां आपको लिखना है जाइगोट अथवा युग्मनज का कुछ भाग भ्रूण में रूपांतरित होना। भ्रूण में रूपांतरित। चलिए इसके अलावा बच्चों शैवालों में भ्रूण अनुपस्थित। शैवालों में जाइगोट में मियोसिस के कारण, जाइगोट में मियोसिस के कारण जाइगोट में मियोसिस के कारण भ्रूण अनुपस्थित। भ्रूण अनुपस्थित। इसका मतलब ये बच्चों हम लोग अगर ब्रायोफाइट कहें ना, तो ब्रायोफाइट से लेकर के एंजियोस्पर्म तक ये मान लीजिए कि भ्रूण उसमें सब में उपस्थित है, केवल और केवल शैवालों में अनुपस्थित होगा। चलिए अगला इसमें बच्चों है, यहाँ पे आप लिखेंगे नेक्स्ट एम्ब्रियो के विकास के मुख्य चरण। एम्ब्रियो के विकास के मुख्य चरण कौन कौन से चरण हैं, ये आपको यहाँ लिखना है।
सबसे पहले बच्चों प्रो एम्ब्रियो या प्राक भ्रूण बनता है। प्रो एम्ब्रियो या प्राक भ्रूण। प्रो एम्ब्रियो या प्राक भ्रूण बना। दूसरा आपको बताना है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो या गोलाकार भ्रूण। ग्लोब्यूलर या इसको कहते हैं गोलाकार। गोलाकार भ्रूण। थर्ड इसमें बनता है हृदयाकार या हार्ट शेप। हार्ट शेप्ड या इसको हम कहते हैं हृदयाकार। हृदयाकार भ्रूण। और लास्ट में बनता है परिपक्व या मैच्योर। मैच्योर या इसको कहते हैं परिपक्व। परिपक्व भ्रूण ये है। तो इसी का बच्चों आप लोगों को देखना है कि यही चीज़ जो है यहाँ पर कैसी कैसी उसकी संरचना होगी, ये आपको यहाँ पे देखना है। तो आपको एक चीज़ बताना है, एक जनरल पॉइंट है जाइगोट। ये तो इतने फेजेस में होगा, 4 चरणों में पूर्ण होता है, 3 और 4। आपको बताना है जाइगोट या युग्मनज। जाइगोट या इसको बच्चों हिंदी में कहते हैं युग्मनज या युग्मनज। ये तो भ्रूण में रूपांतरित होगा ना, बस आपको लिखना है ये रूपांतरित हो गया एम्ब्रियो या भ्रूण में। एम्ब्रियो या इसको कहते हैं भ्रूण में। चलिए तो इसके अब आपको डायग्राम बनाने हैं। डायग्राम बनाते हुए चलिए सबसे पहले जो है सबसे पहले बच्चों आपको इस तरह की कोशिका बनानी है। यहाँ पे जो है इसमें इस तरह की आप देखिएगा, ये जो है अंड कोशिका है और ये जो है यहाँ पर सहायक कोशिका है। ये सब यहाँ पर क्या होती है, विघटित हो रही होती है। और ये वही, ये अंड कोशिका नहीं, अंड कोशिका तो पहले ही संलयित हो चुकी है, जाइगोट बन गया है। फिर यहाँ आपको बताना है ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक और ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। और यहाँ पे आप देखेंगे 3 प्रतिवसांत, ये सब विघटित हो रही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिखना है, ये हो गया इसमें जाइगोट। जाइगोट मैंने लिख दिया बच्चों, युग्मनज को कहते हैं ना, 2n है। और इन दोनों में लिखिएगा विघटित सहायक कोशिका, जिसे आप लोग सिनर्जिड्स कहते हैं। ये सहायक कोशिका है। ये एनसीईआरटी में आपको बच्चों सहायक कोशिका दी हुई है, तो आप सहायक कोशिका लिखेंगे। अब ये क्या चीज़ है, ये आपको लिखना है, ये तीनों तो आप लिख देंगे विघटित प्रतिवसांत कोशिका है। विघटित प्रतिवसांत कोशिका। प्रतिवसांत कोशिका। अब ये क्या बचा, देखो मैंने कहा था ना कि जब 2 ध्रुवीय केंद्रक से एक युग्मक नर युग्मक संलयित होता है तो क्या बनाएगा, पेन, PEN, पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यानी ये प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक है ये, और यह प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। तो आपको ऐसे ही लिखना है बच्चों, ये हो गई प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। और ये आपको लिखना है प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका नहीं, ये तो केंद्रक है बच्चों, केंद्रक। यहाँ लिखिएगा केंद्रक है, ये जैसे कोशिका ही बनी है। ठीक है, ये हो गई कोशिका और ये हो गई प्राथमिक भ्रूणपोष, ये है केंद्रक। तो आप लिखेंगे केंद्रक। देखो ये वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये केंद्रक है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और ये क्या है, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। इसी को शॉर्ट में यहाँ पर PEN लिखा गया है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है ये। ठीक है, और ये विघटित हो रही प्रतिवसांत कोशिका है।
पूरा जो है क्या है, ये बच्चों एम्ब्रियो सैक या भ्रूण कोश है। तो भ्रूण कोश में जो है जाइगोट या युग्मनज उपस्थित है, ये भ्रूण कोश है। निषेचन पश्चात भ्रूण कोश, निषेचन पश्चात भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, ठीक है। चलिए अब इसमें तो ये हो गया। अब इस पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ आपको लिखना है, सबसे पहले बच्चों असमान असमान अनुप्रस्थ विभाजन। असमान अनुप्रस्थ विभाजन। ये क्या होगा, असमान अनुप्रस्थ विभाजन। इसके बाद क्या बनेगा, इसके बाद आपको बताना है बच्चों इस तरह से। अब ये क्या होगी, यहाँ से ये इस तरह से कोशिका बनेगी प्राक भ्रूण वाली। ये हो गया प्राक भ्रूण, ठीक है। यहाँ पे एक ये बन गया और एक केंद्रक ये बन गया। इस तरह से दो कोशिका बन गई बच्चों। इसे हम कहते हैं प्राक भ्रूण या प्रो एम्ब्रियो। मैंने यहाँ लिख रखा है तो मैं लिखती हूँ यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो ये 2 सेल्ड है, 2 सेल्स हो गई। इसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको बनाना है नेक्स्ट क्या है, देखिए ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो दिया हुआ है, यानी ये वाली कोशिका विकसित होकर के यहाँ पे ये इस तरह से बनाएगी ऐसे। ये हॉस्टोरियम हो गया और इसी से बनी हुई सस्पेंसर कोशिका है बच्चों। ये सस्पेंसर कोशिका इस तरह से बन जाती है। ये सस्पेंसर कोशिका हो गई और इसी की जो आखिरी कोशिका है ये इस तरह से ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बना देगी। ये आप देखेंगे तो इस तरह से ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस तरह से ये हो जाएगा ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। तो बच्चों ये जो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो होता है ना, ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो 8 कोशिकीय संरचना है। ये सस्पेंसर तो अलग हो गया, इसको हम लोग कहते हैं, देखिए ये हो गया निलंबक। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पार्ट इसको कहते हैं सस्पेंसर या निलंबक। सस्पेंसर या इसको हम लोग कहते हैं निलंबक। ये सस्पेंसर या फिर क्या हो गया, निलंबक हो गया। दूसरा ये सस्पेंसर की आखिरी कोशिका क्या बनाती है, इसको हम कहते हैं हॉस्टोरियम। हॉस्टोरियम या इसको हम कहते हैं चूष्कांग। ये पोषण को अवशोषित करती है, चूष्कांग। और ये क्या हो गया, ये हो गया भ्रूण। यानी ये है क्या चीज़, ये आपका ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। जैसे आपने यहाँ पे लिखा है ना, देखो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो सेकंड, ये ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आप इधर देखिएगा, ये कोशिका नेक्स्ट जो है किस तरह से बन जाएगी। अब ये जो है जो हॉस्टोरिया या चूष्कांग है ये छोटा होता जाएगा, ठीक। और ये वाली जो कोशिका है ये और ज़्यादा विकसित हो जाएगी, यानी हार्ट शेप बन जाएगी। अब आपको इस तरह से बताना है, ये थोड़ा सा इस तरह से जो है इस तरह से छोटा हो जाएगा। ये हो गया सस्पेंसर भी थोड़ा छोटा हो जाएगा और यहाँ से आपको ये बनाना है हार्ट शेप सेल्स, ये इस तरह से। ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बन गया। देखिए आप, हार्ट शेप एम्ब्रियो। ये हृदयाकार हो गई ना, थोड़ी थोड़ी संरचना हृदयाकार नजर आ रही है। इसे आपको इस तरह से लिखना है बच्चों। और ये हॉस्टोरिया बन गया।
ये हो गया इस तरह से संरचना। ठीक, इसको आप लिखेंगे हार्ट शेप, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। अब बच्चों इसके बाद क्या होगा, पूर्ण विकसित भ्रूण बनेगा। पूर्ण विकसित ये पूरा किसका है, द्विबीजपत्रियों का चल रहा है। तो पूर्ण विकसित भ्रूण कैसे होगा, अब आप इसको इस तरह से संरचना बनाएंगे। ये तो एकदम इस तरह से छोटी हो गई, इस तरह से संरचना एकदम ऑस्ट्रेलिया की छोटी हो जाएगी, ऑस्ट्रेडियम की। ये जो है थोड़ा सा इस तरह से बन जाएगा निलंबक वाला भाग, और ये जो है ये बन जाएगा यहाँ पे भ्रूण। भ्रूण में देखिए द्विबीजपत्री है ना, इसलिए आपको बताना है कि यहाँ पे 2 बीजपत्र बनेंगे, ऐसे ऐसे। देखिए ये 2 बीजपत्र बन गए ना। ये हॉस्टोडियम बहुत छोटा हो गया, सस्पेंसर भी काफ़ी अपघटित हो चुका है, और इसके बाद सबसे विकसित क्या हो गया, ये भ्रूण। तो आपको ये संरचना इस तरह से बच्चों बनानी है। ये हो गया भ्रूण, द्विबीजपत्री भ्रूण इस तरह का होगा। तो आपको ये बनाना है इस तरह से। ये हो गया हॉस्टोरियम, यहाँ पे लिखा हुआ है हॉस्टोरियम। इसके बाद सस्पेंसर या निलंबक कहते हैं इसको, सस्पेंसर। और यहाँ पे आपको कहीं जैसे यहाँ है ना, तो यहाँ आपको बताना पड़ेगा ये हो गया हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या होता है, बीजपत्राधार, और एक होता है बीजपत्रोपरिक, बीजपत्र के ऊपर का भाग बीजपत्रोपरिक, बीजपत्र के नीचे का भाग बीजपत्राधार। तो इसको हम कहते हैं हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल अभी नेक्स्ट बनाइए, इसमें हिंदी इसकी लिख देंगे। ये दोनों बच्चों हो गए इसमें बीजपत्र, कॉटिलिडन, इसको कहते हैं कॉटिलिडन या बीजपत्र, बीजपत्र। और यहाँ पे ये वाला भाग जो है ये कहलाएगा प्लीम्यूल, या जिसको हम कहते हैं मूलांकुर, मूलांकुर नहीं सॉरी प्रांकुर कहते हैं। जो प्रांकुर क्या होता है, जो आगे चल करके तना बना दे। मूलांकुर क्या होता है, मूल का अंकुर यानी मूले बनाए। ठीक है, तो यहाँ इसको हम कहते हैं प्रांकुर या प्लीम्यूल। ये हो गया प्लीम्यूल, या इसको कहते हैं हम प्रांकुर। ये द्विबीजपत्री का भ्रूण है, पूर्ण विकसित कैसे भ्रूण होगा, इसको आपको यहाँ बनाना है बच्चों। ये तो हो गया इस तरह पूर्ण विकसित हार्ट शेप हो गया ना। ये देखिए इधर आपने लिखा है ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो, यहाँ आपने प्रो एम्ब्रियो लिखा हुआ है, और यहाँ आपने लिखा है हार्ट शेप एम्ब्रियो। ठीक, इतनी तरह का बन गया। और जो पूर्ण विकसित है जिसे हम मैच्योर एम्ब्रियो कहते हैं, वो ये मैच्योर एम्ब्रियो है, मैच्योर एम्ब्रियो। ये हो गया इसमें बच्चों मैच्योर एम्ब्रियो। अब आपको बनाना है द्विबीजपत्री भ्रूण कैसा दिखेगा और एक बीजपत्री भ्रूण कैसा दिखेगा, अगली संरचना ये बनानी है। तो बच्चों द्विबीजपत्री भ्रूण तो बिल्कुल इसी तरीके से होगा, है ना। तो जो संरचना नेक्स्ट आपको दी गई है वो आपको यहाँ बनानी है। जैसे मान लीजिए कि आपको द्विबीजपत्री भ्रूण का दिया हुआ है, तो द्विबीजपत्री भ्रूण आप कैसे बनाएंगे, यहाँ संरचना इस तरह से होगी। ये इस तरह से होगी। ये इस तरह से देखिए बनेगी, यहाँ से संरचना इस तरह से बन जाएगी। ये हो गई, और यहाँ पे ये बन गया बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा रूट कैप या मूल गैप, मूल गोप। ये मूल गोप या रूट कैप है। अब ये रूट कैप है तो जाहिर सी बात है ये क्या हो गया, मूलांकुर। यहाँ बच्चों क्या हो गया, प्रांकुर। और ये दोनों क्या हो गए, बीजपत्र। बस ऐसी संरचना आपको याद रखनी है। ये दोनों हो गए बीजपत्र, बीजपत्र यानी कॉटिलेडन।
अब एकदम साफ साफ लिख दो कॉटिलिडन। इसकी संरचना में यहाँ लिखते वैसे ये हो गया बच्चों कॉटिलिडन, कॉटिलिडन, या इसको हम कहते हैं बीजपत्र। ये क्या है? इसको कहते हैं रूट कैप या मूल गोप कहते हैं, मूल गोप, मूल गोप। ये हो गया यहाँ पर मूलांकुर या रेडिकल बोलते हैं इसको, रेडिकल, या इसको कहते हैं मूलांकुर, मूलांकुर। ये क्या हो गया? प्रांकुर, प्रांकुर कहते हैं, या इसको बच्चों कहते हैं प्लीम्यूल, प्लीम्यूल। ठीक, ये दोनों बीजपत्र हो गए। किसकी संरचना है ये? डाइकॉट की। आपको लिखना है डाइकॉट एम्ब्रियो, डाइकॉट एम्ब्रियो। ठीक है, डाइकॉट एम्ब्रियो या द्विबीजपत्री भ्रूण है। बच्चों एक बीजपत्री भ्रूण की संरचना बनाएं तो एक बीजपत्री भ्रूण कैसा होता है, इसकी संरचना थोड़ी सी इस तरह से होगी। इसकी संरचना थोड़ी सी इस तरह से होती है। ये एक बीजपत्री भ्रूण का आप बना रहे हैं। यहाँ पे जो है ये आप इस तरह से सिंपल संरचना बना सकते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ बच्चों इस तरह से ये बना होगा मूल गैप, मूल गोप कहते हैं, सॉरी मूल गोप। ठीक है, अब इसके अंदर ये मूलांकुर हो गया और ये संरचना क्या हो गई? प्रांकुर की, है ना। इस तरह की संरचना बनी होगी इसमें। ये इस तरीके की संरचना है, देखिए। ये इस तरह से संरचना होगी। इसे कहते हैं बच्चों भ्रूणीय अक्ष। ये भ्रूण का मेन अक्ष है ना, उसी का ऊपरी भाग जो है ये बनेगा मूलांकुर, और नीचे वाला मूलांकुर, ऊपर वाला प्रांकुर जो तना बनाएगा। और ये जो है यहाँ पर ये हो गया मूल गोप या रूट कैप कहते हैं बच्चों। बच्चों देखिए, सबसे पहले अगर चलो अच्छा इसको भी मैं बनाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कैसे आपको इसको डिस्क्राइब करना है। इसको हम लोग कहते हैं एक बड़ा सा बीजपत्र, जो एक ही बीजपत्र होगा ना एक बीजपत्रियों में, ये बड़ा वाला बीजपत्र है और इसी को हम कहते हैं यहाँ पर स्कूटेलम। इसको कहते हैं स्कूटेलम, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको स्कूटेलम ही कहते हैं बच्चों। स्कूटेलम क्या है? एक वृहत बीजपत्र। एक बीजपत्र में एक ही बीजपत्र होगा ना, तो आपको लिखना है वृहत बीजपत्र। ठीक बच्चों, लार्ज शील्ड शेप कॉटिलिडन एक्चुअली जो है वो यहाँ पर, यहाँ क्या कहलाता है? स्कूटेलम, यानी एक वृहद शील्ड नुमा जो है एक बीजपत्र है। इसी को आप लिखें एक वृहद, एक वृहद कवच सदृश, कवच सदृश बीजपत्र, बीजपत्र। ये हो गया स्कूटेलम। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ नीट में, आपको ये डाल देना नीट, बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। आपसे पूछा जाएगा किसमें प्रेजेंट होता है स्कूटेलम, तो जितने भी एक बीजपत्री हैं, कौन कौन से एक बीजपत्री हैं? गेहूँ, धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, घास, है ना, गन्ना या बांस, ये सब इसमें आता है। ठीक है, उसमें होता है केवल, द्विबीजपत्रियों में कभी भी नहीं होगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर इस तरह से
एक कवच सदृश आपको संरचना इस तरह से नजर आएगी। ये कवच सदृश संरचना है, ये एक्चुअली कला का आवरण है और इसी कला के आवरण को यहाँ पे कहा गया कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल कहते हैं इसको, कोलियोप्टाइल, या इसको कहते हैं प्रांकुर चोल। कोलियोप्टाइल या प्रांकुर चोल, प्रांकुर चोल। प्रांकुर चोल कहते हैं। ठीक है, अब ये वाला भाग क्या हो गया बच्चों? ये वृद्धिशील प्ररोह है, प्ररोह शीर्ष कह दो, या इसको क्या कहते हैं? प्रांकुर। तो इसको प्ररोह शीर्ष लिखा हुआ है, प्ररोह शीर्ष, या इसके लिए आपको यहाँ पे लिखा होगा प्रांकुर। प्रांकुर लिखा नहीं आपके एनसीईआरटी में, तो बच्चों केवल प्ररोह शीर्ष दिया हुआ है, आपको प्रांकुर लिखना है। ये प्रांकुर है एक्चुअली, वही प्ररोह शीर्ष बना रहा है। ठीक है, ये पूरा जो है यहाँ पर ये भ्रूणीय अक्ष हो गया, इसको कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस, या हिंदी में कहते हैं भ्रूणीय अक्ष, भ्रूणीय अक्ष। ये वाला भाग, इस भाग को आप देखेंगे तो ये भाग क्या कहलाता है बच्चों? ये क्या होता है? एक ही बीजपत्र है, दूसरा बीजपत्र क्या हो जाता है? हासित हो जाता है, तो इसको हम एपीब्लास्ट कहते हैं या हासित बीजपत्र बोलते हैं। ठीक, इसको कहते हैं बच्चों एपीब्लास्ट, हिंदी में भी एपीब्लास्ट लिखेंगे, या इसको कहते हैं हासित बीजपत्र, हासित बीजपत्र। दूसरा बीजपत्र जो हासित हो जाता है ना, ये वही है बच्चों। इसके बाद आ जाओ, इसको कहते हैं यहाँ पे मूलांकुर, मूलांकुर, और ये है मूलगोप, मूलगोप या रूट कैप। इसको मूलगोप या रूट कैप कहते हैं। और ये किसका है बच्चों? जैसे ये आपने लिखा है डाइकॉट एम्ब्रियो का है ना, द्विबीजपत्री भ्रूण का, वैसे ये एक बीजपत्री भ्रूण या मोनोकॉट एम्ब्रियो। यहाँ आप लिखेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो, मोनोकॉट एम्ब्रियो। चलो बच्चों, एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, होता क्या है, इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। जैसे कि आप लोग ये सारी संरचनाएं देख रहे हैं, अच्छी तरह से देख रहे हैं, और मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया था कि भ्रूण कभी भी शैवालों में नहीं होता है। उसके बाद ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म जिसे आप अनावृत बीजी कहते हैं, और एंजियोस्पर्म जिसे आवृत बीजी है, पुष्पी पादप कहते हैं, इन सब में बच्चों भ्रूण बनता है। भ्रूण का जो विकास होता है, एक मैंने कहा था मीरोब्लास्टिक है, मतलब पूरा का पूरा जाइगोट भ्रूण में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि जाइगोट का कुछ भाग ही भ्रूण में रूपांतरित होगा। दूसरा मैंने कहा था बच्चों, ये एंडोस्कोपिक प्रकार का है। एंडोस्कोपिक का मतलब होता है कि यहाँ भ्रूण जो होता है, भ्रूण का शीर्ष, ये हमेशा बीजांड के आधार की ओर होगा, उल्टा होगा इस तरह। मान लो ये जो है बीजांड है ना, तो हमेशा भ्रूण जो है उल्टा होगा इसके अंदर। तो भ्रूण जब उल्टा होगा ना, इसका मतलब ये एंडोस्कोपिक प्रकार है। इसके अलावा बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो जाइगोट है वही यहाँ पे कन्वर्ट होगा भ्रूण में, विकसित होकर के भ्रूण बनाएगा। तो जो जाइगोट का बच्चों पहला विभाजन होता है, जाइगोट का पहला विभाजन असमान होता है। ये देखिए, असमान अनुप्रस्थ विभाजन, अनुप्रस्थ मतलब ऐसे विभाजन, अनुदैर्घ्य का मतलब खड़ी काट, और ये क्या है? अनुप्रस्थ काट। ठीक, तो आप देखिए जाइगोट में पहला असमान अनुप्रस्थ विभाजन होगा, द्विकोशिकीय भ्रूण प्राग भ्रूण या प्रो एम्ब्रियो बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखो भ्रूण के विकास में बच्चों, इधर देखिएगा, भ्रूण के विकास में बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा कर के उन सारे वीडियोस का लाभ ज़रूर उठाएं। ये चार जो है स्थितियाँ परिस्थितियाँ आती हैं, या यूँ कह दो कि चार जो है चरण आते हैं। कौन कौन से चरण हैं? द्विकोशिकीय प्राग भ्रूण या प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद ग्लोब्यूलर या गोलाकार एम्ब्रियो।
तीसरा बच्चों आता है हार्ट शेप या हृदयाकार एम्ब्रियो, और चौथा आता है मैच्योर एम्ब्रियो या इसे कहते हैं परिपक्व भ्रूण। बस यही संरचना ये सारी दी गई है। देखो यहाँ मैंने ये संरचना बताई, ये पूरी संरचना क्या है, भ्रूण कोश की संरचना है। उस भ्रूण कोश में जाइगोट ऑलरेडी बन चुका है, ये जाइगोट है। पहले जो अंड कोशिका थी ना, निषेचित होकर के जाइगोट बनाएगी, तो ये जाइगोट बन चुका है, और ये दोनों हासित या विघटित सहायक कोशिका है। इसके अलावा ये जो प्रतिवेशांत कोशिका है ये भी विघटित हो रही है। यहाँ पे बच्चों जो दो ध्रुवीय केंद्रक था, ये दूसरे नर युग्मक से मिलकर के वहाँ पर क्या बनाएगा, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। और ये कोशिका अब क्या कहलाएगी, जैसे आप पहले केंद्रीय कोशिका कह रहे थे, अब इसको क्या कहेंगे, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। ठीक है, तो भ्रूणपोष की तो विकास हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले टर्न पे। ठीक है, अब इस टर्न पे आप यहाँ पढ़ रहे हैं भ्रूण का विकास। तो बच्चों देखो, पहला विभाजन इसी जाइगोट का अनुप्रस्थ विभाजन और द्विकोशिकी प्राग भ्रूण बन गया। अब ये द्विकोशिकी में ये क्या है, ये तो इसको हम कह देते हैं टर्मिनल सेल और इसको कह देते हैं बेसल सेल। ये आगे चल करके क्या बनाएगा, ये आगे चल करके बच्चों पूरा सस्पेंसर बनाएगा, और सस्पेंसर की आखिरी कोशिका क्या बना लेगी, हॉस्टोरियम। बाकी ये टर्मिनल सेल ये इस तरह से भ्रूण बना लेगा। तो देखिए इस तरह से ये पूरा भ्रूण बन गया, ये सस्पेंसर है और हॉस्टोरियम है। बच्चों हॉस्टोरियम का काम क्या है, इसका कार्य है पोषण प्रदान करना, मतलब पोषण को अवशोषित करना, एंडोस्पर्म से भ्रूणपोष से पोषण को अवशोषित करना। निलंबक का काम क्या है, निलंबक का काम है बराबर हॉस्टोरियम को या चूष्कांक को पोषण युक्त माध्यम में धक्का दिए रहना, ये इसका कार्य है, और ये भ्रूण बन रहा है। अब आप देखो जैसे जैसे विकास हो रहा है, जैसे ये हार्ट शेप एम्ब्रियो बना, आप देखो धीरे धीरे जो चूष्कांग और ये निलंबक वगैरह है, ये सब क्या हो जाते हैं, हासित होने लग जाते हैं। ठीक है, ये सब हासित होने लग जाएंगे, काफ़ी हासित हो जाते हैं ये। इसके बाद देखिए यही विकसित होकर के इस तरह से परिपक्व भ्रूण बना रहा है। ठीक, जिसमें हॉस्टोरियम सस्पेंसर बहुत ज़्यादा हासित हो चुका है और भ्रूण में दोनों बीजपत्र भी नजर आ रहे हैं। यानी परिपक्व भ्रूण जब बच्चों बन जाएगा तो उस समय आप देखिएगा ये वाला जो है हॉस्टोरियम ये नज़र नहीं आता, सस्पेंसर नज़र नहीं आता है, सीधे सीधे ये संरचना नज़र आएगी जिसमें ये क्या है, मूलांकुर, ये क्या है, मूलगोप। ये मूलांकुर, यहाँ बिंदी लगी हुई है, ये मूलांकुर है, और ये क्या है, मूलांकुर के नीचे क्या होगा, उसको सुरक्षा देने वाला मूलगोप या क्या कहते हैं, रूट कैप। इसके बाद यहाँ देखिए ये दोनों बीजपत्र हैं, जहाँ इसकी ज्वाइन है वहाँ आपको कहना है ये प्रांकुर है, या इसको हम कहते हैं प्लीम्यूल। बच्चों प्लीम्यूल हमेशा वृद्धि करके प्ररोह बनाएगा और मूलांकुर हमेशा वृद्धि करके क्या बनाएगा, मूले बनाएगा। मूलों में नीचे सुरक्षा के लिए मूलगोप होता है ना, ये वो है। अब आप संरचना मोनोकॉट सीड की एम्ब्रियो की देखो, एक बीजपत्री भ्रूण का क्या संरचना हो सकती है, तो इसमें आपको देखना है, देखिए ऐसे यहाँ बच्चों एक ही बीजपत्र बड़ा होता है, इससे इसको एक बीजपत्री पादप कहते हैं। बीजों में एक ही बीजपत्र और सबसे बड़ा है, ये शील्ड शेप होता है या कवच युक्त कहते हैं, कवच सदृश कहते हैं, इसको कहते हैं स्कूटेलम। इस पे क्वेश्चन बच्चों कई बार आया हुआ है। ठीक, इसको स्कूटेलम कहते हैं। स्कूटेलम किस में होता है, एक बीजपत्रियों में होता है। क्या होता है, एक वृहद बीजपत्र। ठीक, दूसरा जो बीजपत्र है वो हासित हो गया, इसको क्या कहा, एपीब्लास्ट, इसको एपीब्लास्ट कहते हैं। अब आप देखिए ये जो संरचना है ये तो पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा भ्रूणीय अक्ष है, जिसको हम कहते हैं यहाँ पर एम्ब्रियोनल एक्सिस या टाइजिलम भी कहते हैं। उसके बाद बच्चों आप देखिएगा इसके ऊपर एक कला सदृश आवरण होता है, किसके ऊपर, प्रांकुर के ऊपर। इससे इसको प्रांकुर चोल या एपिकोटाइल, प्रांकुर चोल या इसको कोलियोप्टाइल कहते हैं। इसके अलावा आप नीचे देखो मूलांकुर है ना, मूलांकुर के ऊपर भी बच्चों मूलांकुर चोल होता है। जैसे यहाँ है ना एपीब्लास्ट, तो यहाँ मूलांकुर चोल आप लिख देंगे, ये मूलांकुर चोल आप लिख सकते हो। यहाँ पे देखो मैं यहाँ इसको बना दे रही हूँ, ये है मूलांकुर चोल। दोनों में ही आपको ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पर जो है कला सदृश आवरण, अगर प्रांकुर पे तो प्रांकुर चोल कह दो, मूलांकुर पे तो मूलांकुर चोल कह देते। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर कि किसमें जो है प्रांकुर चोल पाया जाता है, तो ये कोलियोप्टाइल या प्रांकुर चोल एक बीजपत्रियों में है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद जो है ये पूरा का पूरा भ्रूणीय अक्ष हो गया बच्चों। यहाँ पे आप देखिएगा ये मूलगोप नीचे की ओर है, जो यहाँ पर इसको सुरक्षा प्रदान करेगा, बाद में बहुत पूर्ण विकसित मूलगोप बन जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए ये स्कूटेलम है, स्कूटेलम हो गया जो एक बड़ा वृहद है बीजपत्र। दूसरा बीजपत्र तो हासित हो गया, इसीलिए तो हम लोगों ने कहा था ना
जैसे मक्के के बीज है, ये सब है क्या, एक बीजपत्री, क्योंकि एक ही बीजपत्र है। ये अंदर से जब आप उसकी संरचना कट करेंगे ना, उसके अनुदैर्ध्य काटेंगे, तब जाकर के इस तरह की संरचना बच्चों दिखाई देती है। ऐसा लग रहा है ना कि कोई यूपीटी कर रहा है, बस आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। ये तो बच्चों हो गया पूरा कैसा भ्रूण होता है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्रियों में किस प्रकार इसका विकास होता है, कौन कौन सी अवस्थाएं आती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर बीज और फल। चलो बच्चों, इसमें अब हम लोग देखते हैं, वो आता है यहाँ पर बीज या सीड्स कहते हैं इसको, सीड्स या बीज। चलो बच्चों, सबसे पहले बीज होते क्या है आपको बताना है। बीज होते क्या हैं? बीज जो होते हैं बीजपत्र, भ्रूणीय अक्ष और इसके अलावा बाहर की ओर बीजावरण होता है, ठीक। बच्चों एक चीज़ आप लिखना चाहें तो साथ साथ लिख लीजिएगा, हॉस्टोरियम, इसका कार्य क्या है? भ्रूण पोष से पोषण अवशोषित करना, भ्रूण पोष से पोषण अवशोषित करना, ये आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा, सस्पेंसर का कार्य लिखो। सस्पेंसर का कार्य क्या होता है? हॉस्टोरियम को भोजन युक्त माध्यम में धक्का दिए रहना, यानी हमेशा वहाँ पे प्रवेश कराए रहना। पोषण युक्त माध्यम में हमेशा धक्का दिए रहना हॉस्टोरियम को, ठीक है, ये इसका कार्य है। चलिए अब अगर मैं भ्रूण कहती हूँ, भ्रूण कितने भागों से मिलके बना है, तो भ्रूण को आप लिखना है बच्चों, ये बीजपत्र और भ्रूणीय अक्ष से बना है। यानी मैं अगर ऐसे बोलूँ, पहले इस पॉइंट को हम लोग क्लियर कर लें। भ्रूण किससे बना है बच्चों? तो भ्रूण जो है ये बना है यहाँ पर भ्रूणीय अक्ष, ये आपकी डेफिनेशन एनसीईआरटी में दी हुई है, भ्रूणीय अक्ष प्लस बीज, भ्रूणीय अक्ष प्लस बीजपत्र, बीजपत्र इससे बना हुआ। अब किसी में एक बीजपत्र है, किसी में दो बीजपत्र है, लेकिन अगर मैं बीज की बात करूं बच्चों, तो बीज किससे बना है? बीज बना है भ्रूणीय अक्ष, भ्रूणीय अक्ष, बीजचोल, बीजचोल और बीजपत्र से। और किससे बना है? बीजपत्र से। भ्रूणीय अक्ष, इसको हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। और बच्चों इसी का दूसरा नाम है टाइजिलम, आपको याद रखना है, हिंदी हो या इंग्लिश हो उसमें आपको टाइजिलम पढ़ना है, ये अलग से इसको नाम दिया गया है। तो यहाँ आप लिख देंगे, इसको हम लोग कहते हैं टाइजिलम, इसको टाइजिलम कहते हैं, इसका अलग से नाम है, बाकी तो ये इंग्लिश नेम है, ये हिंदी नेम है। दूसरा बीजचोल, बीजचोल क्या होता है बच्चों? इसे हम कहते हैं सीड कोट, सीड कोट। और तीसरा ये क्या है? बीजपत्र, जिसे हम कहते हैं कॉटिलिडन। ये सब में अलग अलग है, कॉटिलिडन। यानी अगर हम लोग बीज की बात करें बच्चों, बीज में ये तीनों भाग होते हैं। यानी बीज में अगर मैं बीज की संरचना बनाऊं, तो आप देखिएगा बीज की संरचना कुछ इस तरह से बनेगी। ये हो गया इसका प्रांकुर, और ये हो गया इसमें मूलांकुर, ठीक है, ये प्रांकुर हो गया। अब यहाँ से आप देखिएगा तो इस तरह से जो है ये बीजपत्र है, इस तरह से निकला होता है ना बच्चों, ये देखो इस तरह से ये दोनों क्या बन गया? इसके बीजपत्र बन गए। ये जो है क्या है? पूरा भ्रूणीय अक्ष। यानी अगर मैं बीज की संरचना देखूं तो ये हो गया प्रांकुर, प्रांकुर या प्लिन्यूल, ये हो गया यहाँ पे कॉटिलिडनरी नोड या बीजपत्र,
बीजपत्रीय नोड कहते हैं, नोड या गांठ, ये हो गई गांठ। ठीक, इसके ऊपर आप देखिए बीजपत्रीय गांठ जो है या कॉटिलिडनरी नोड है बच्चों, इसके ऊपर का जो भाग है ये, इसको हम कहते हैं एपिकोटाइल या बीजपत्रोपरिक, बीजपत्र के ऊपर का भाग। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहलाता है एपिकोटाइल, इसको कहते हैं एपिकोटाइल, या फिर इसको कहते हैं हम लोग बीजपत्रोपरिक, बीजपत्रोपरिक, बीजपत्र के ऊपर का भाग, पत्रोपरिक। अब यहाँ पे देखो ये वाला भाग इसके नीचे का बीजपत्रीय गांठ होती है ना, या कॉटिलिडनरी नोड है, इसके ऊपर का भाग ये तो एपिकोटाइल, और नीचे का भाग हाइपोकोटाइल, इसको कहते हैं हाइपोकोटाइल, हाइपोकोटाइल। इसको कहते हैं बच्चों बीजपत्राधार, बीजपत्राधार। मेरे ख्याल में शायद ये नाम आप लोगों ने बच्चों जो आकारिकी, पादप आकारिकी पढ़ते हो ना, ये सारे बीज की संरचना में आपने शायद पढ़ा हो, है ना, वैसे वहाँ पर आता है मॉर्फोलॉजी में। तो आप यहाँ जो भाग है इसको देखते चलिए, जो यहाँ जरूरत पड़ी इसको हम लोग बताते चल रहे हैं। ये बीजपत्राधार हो गया। अब ये दोनों क्या है, इसके बीजपत्र हैं बच्चों, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये बीजपत्र, ये हो गया बीजपत्र, या इसको कहते हैं कॉटिलिडन, कॉटिलिडन्स। ठीक है, ये तो संरचना है। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो यहाँ पे बीज बना रहा था वो संरचना कौन सी है, जाहिर सी बात है बीजांड बीज में रूपांतरित हो रहा था, तो बीजांड के कौन से भाग बीज में रूपांतरित, किस भागों में हो रहे हैं वो भी आपको लिखना है। भाई अगर मैं कह रही बीजांड है, ये निषेचन के पश्चात क्या बना रहा है, बीज बना रहा है, तो बीजांड के कौन कौन से भाग बीज के कौन से भाग बनाते हैं ये आपको जानना है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि जो बीजांड है यानी ओव्यूल, बीजांड है ना, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ओव्यूल। तो बच्चों जो ये बीजांड है ना या ओव्यूल, ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा बीज। ठीक है, सीड बनाएगा। बीज में एक बार लिख दे रही हूँ, आगे चल करके आप लोगों को सीड ही बनाना है, किसी को बीज नहीं बनाना है, समझ आया। इससे आप लोग बच्चों यहाँ सीड लिखेंगे, ये हो गया सीड। अब इसके कौन कौन से भाग किस भाग में रूपांतरित हो रहे हैं मैं ये लिखने जा रही हूँ। देखो इसमें जो आप बीजांड में लिखते हो कि बीजांड द्वार है, तो वो वहाँ पर छिद्र के रूप में उसमें भी उपस्थित होगा, छिद्र बनाएगा। बीजांड द्वार का काम क्या है, पराग नलिका को प्रवेश देना, और जो बीज में छोटा छिद्र यही बन जाएगा, ये क्या करेगा, ये जल और वायु के प्रवेश को सुगम करेगा। ठीक है ना, मैं कार्य के साथ लिखती चलूंगी। तो आपको बताना है यहाँ पे बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल, बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल, ये बनाएगा छिद्र, ये छोटा छिद्र बनाता है, और आपको लिखना है जल व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को प्रवेश कराना, ये इसका काम है, प्रवेश कराना, ये इसका कार्य हो गया। चलो अब बच्चों इसमें हम लोगों ने पढ़ा था भ्रूणीय अक्ष है, भ्रूण है, बीजांड है, तो कौन सा भाग, जैसे बीजांड व्रंत था तो क्या बनाएगा, बीज व्रंत बना देगा। जैसे बीजांड व्रंत है, बीजांड व्रंत, बीजांड व्रंत क्या बनाएगा, बीज व्रंत बनाएगा, बीज व्रंत। और जो अगर उसमें बीजांड काय भी पड़ा रह जाए तो वो क्या बना लेगा, परिभ्रूणपोष बना लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। यहाँ आपको लिखना है कि अगर बीजांड काय बीज में पड़ा रह जाए, जरूरी नहीं कि पड़ा रह जाए, यह अक्सर खत्म हो जाता है लेकिन फिर भी अगर बीजांड काय पड़ा रह जाए तो ये बना देगा बच्चों परिभ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष। और ऐसे बीजों को परिभ्रूणपोषी बीज कहते हैं। तो परिभ्रूणपोष को एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म इंग्लिश में, पेरिस्पर्म। आपसे इसका गुणिता स्तर भी पूछा गया बच्चों, तो आपको बताना है 2n, इसका गुणिता स्तर है
क्योंकि ये 2n है तो ये भी जाहिर सी बात है 2n होगा, है ना। चलो इसके बाद अध्यावरण। अध्यावरण, अध्यावरण बाह्य और अंतः दो है ना, एक हो गया बाह्य और एक हो गया अंतः। बाह्य जो बनाएगा बाह्य बीजावरण, बाह्य बीजावरण। बाह्य बीजावरण को बच्चों इंग्लिश में टेस्टा कहते हैं, ये टेस्टा बनाएगा। और जो अंतः बनाएगा उसको कहते हैं टेगमेन या अंतः बीजावरण, अंतः बीजावरण। और ये हो गया टेगमेन। बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। अब आप सोचो, किसी बीज के क्या दो परतें बीजावरण की होती हैं? होती हैं भाई। चने के बीज को आप पानी में भिगा दो, पानी में भिगाने के बाद बाहर वाला जो है देखना बीजावरण निकाल लेना, निकाल करके देखना बाहर की ओर ज़्यादा गाढ़ा भूरा है और अंदर की ओर थोड़ा स्लेटी कलर है ना। तो बाहर वाला गाढ़ा भूरा था और अंदर वाला क्या हो गया, स्लेटी, दो परतें हो गई। बस आपको ऐसे बताना है। इसका मतलब ये है बच्चों, ये बीजावरण ही बना रहा है, ठीक है। और सोचो कौन सा भाग रह गया, हाइलम, हाइलम ही कहलाएगा, जिसे आप कहते हैं यहाँ पर नाभिका। तो नाभिका नाभिका के ही रूप में रहेगी, नाभिका नाभिका ही बनाएगी। यहाँ भी वो नाभिका ही कहलाती है। नाभिका होता है क्या है, बीजांड के जिस बिंदु से व्रंत जुड़ा उस बिंदु को कहते हैं नाभिका। तो बीज में भी वही बिंदु से जुड़ा होगा व्रंत, उसको भी यहाँ पे क्या कहेंगे, नाभिका, ठीक है। अब बच्चों इससे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ना, आप इधर देखो। एक तो आपसे पूछा गया है छिद्र का कार्य क्या है ना, ये ध्यान रखना है, नीट में आया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे आपको बताना है बीजांड काय अगर पड़ा रह गया तो क्या बनाएगा, परिभ्रूणपोष, ठीक। उसका यहाँ से ये भी पूछा गया है और ये भी पूछा गया है आपसे। तीसरा नाभिका, आपसे पूछा गया है कि बीजांड के जिस बिंदु से व्रंत जुड़ा हो उसे क्या कहते हैं, नाभिका। आपसे पूछा गया बीज के जिस बिंदु से व्रंत जुड़ा उसे क्या कहते हैं, नाभिका, ठीक। तो नाभिका दोनों पे आई हुई है, चाहे यहाँ हो और चाहे बीजों में हो। ये तो कौन सा भाग रूपांतरित होकर क्या बना रहा है ये आपको समझना है बच्चों। ये द्विबीजपत्री बीज है, समझ आया। चलिए अब दूसरा पार्ट बीज का यहाँ मैं बता रही हूँ। चलिए एक क्वेश्चन तो बच्चों यहाँ से भी आया हुआ है कि बीज का किसका रूपांतरण है, बीजांड का। यहाँ भी आप लोग नीट डाल देंगे, यहाँ नीट डालेंगे, इधर नीट डालेंगे, यहाँ नीट है। जितने जगह मैंने टिक किया है सब क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं। तो बच्चों आपको इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पर जो है बहुबीजीय कौन से फल होते हैं, बहुबीजीय फल का उदाहरण लिख लेना। आपको कुछ नाम भी दिए गए हैं बहुबीजीय। बहुबीजीय फल, तो कौन से फल ऐसे हैं बच्चों जिसमें बहुबीजीय फल आते हैं? बहुत सारे बीज, आपको तो वैसे तो बहुत सारे पता है बच्चों, कुकर बिट्स में सारे ही हैं। आप देखो कद्दू, खीरा, ककड़ी, लौकी, तुरई या मस्क मेलन, वाटर मेलन कहते हैं ना, तरबूज और खरबूजे को, खीरे को कहते हैं, ये सब इसमें आते हैं। तो आपको जो नाम याद रखना है अलग से, वो ऑर्किड भी याद रखना है, ओरोबैंकी परजीवी है ये याद रखना है। तो ऑर्किड हो गया, ओरोबैंकी हो गया और स्ट्रिगा। बच्चों ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं जो आपके एनसीईआरटी ने दिया है। बाकी तो बहुत सारे नाम हैं, आप याद रखोगे। जो फल, जो सब्जियां आपने देख रखी जिसमें बहुत सारे बीज हैं, आपको उसको ध्यान रखना है, ठीक। तो बहुबीजीय फल का उदाहरण पहले सीधे लिख लो। बहुबीजीय फल कौन से हैं? स्ट्रिगा, ऐसे लिखना है। सबसे पहले जो है आपको लिखना है स्ट्रिगा, ये परजीवी है बच्चों, स्ट्रिगा व ओरोबैंकी। ओरोबैंकी ये परजीवी है बच्चों, ओरोबैंकी। ये दोनों क्या हो गए, परजीवी।
परजीवी। और दूसरा जो है यहाँ पे एक ओरोवेंकी और दूसरा जो है स्ट्रिगा, ये तो परजीवी है। एक उदाहरण मैंने कहा था ऑर्किड, भी याद रखना आप, ऑर्किड। बाकी तो सारे नाम आप लोग को याद ही रखने, जो फल जो सब्जियां आप देख रहे हैं बहुबीजीय है वो तो आप पहचान लोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों यहाँ पर जो है बीजों के प्रकार में लिख दूं या द्विबीजपत्री बीज है, बीजों के प्रकार है। एक बीजपत्री बीज का भी की संरचना भी अभी मुझे बनानी है, पहले इनके प्रकार लिखते हैं। बीजों के प्रकार, बीजों के प्रकार। बीजों के प्रकार आप देखेंगे तो 3 प्रकार के मुख्य रूप से बीज कहे गए हैं। बच्चों बीजों के प्रकार में आप देखिए, सबसे पहला जो होगा भ्रूणपोषी बीज। भ्रूणपोषी या इसको कहते हैं एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक। भ्रूणपोष की इंग्लिश एंडोस्पर्म होती है ना, एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक सीड। बच्चों भ्रूणपोषी बीज या एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं? सीधी सी बात है, जिस बीज में भ्रूणपोष पड़ा रह जाए, यानी भ्रूण के विकास में पूर्ण रूप से भ्रूणपोष जो है वहाँ पे समाप्त ना हो पाए, यानी बीज में भ्रूणपोष पड़ा रह जाए, उसे हम कहते हैं भ्रूणपोषी बीज। ऐसे बीज जब अंकुरित होते हैं ना तो उस समय भोजन प्रदान करने का काम इसका भ्रूणपोष करता है। तो जिन बीजों में भ्रूण के विकास के समय भ्रूणपोष पूर्ण रूप से खर्च ना हो पाए, बीजों में ही पड़ा रह जाए, बीज में भी उपस्थित हो, इसको हम कहते हैं भ्रूणपोषी बीज। ज़्यादातर एक बीजपत्री इसमें आते हैं। एक बीजपत्री मतलब गेहूं, धान, ज्वार, मक्का, बाजरा ये सब है, लेकिन अपवाद स्वरूप बच्चों को द्विबीजपत्री बीज भी आते हैं। अब जैसे मान लो अरण्य, तो आपने बहुत सारा कई बार उदाहरण पढ़ा है, ठीक। दूसरा उदाहरण आपको इसमें पढ़ना है, अगर आपको याद हो तो बच्चों आपने सोलेनेसी कुल पढ़ा था, जिसमें आलू, बैगन, टमाटर, मिर्ची की सब्जी। तो आलू है, बैगन है, टमाटर, सबके बीजों को पानी में डुबा के देख लो, क्या 2 भागों में पृथक हो रहे? नहीं, इसका मतलब यही है, क्या है, ये भ्रूणपोषी बीज है, ठीक है। बस आप लोगों को थोड़ा सा सोचना है, ऐसा नहीं कि सब चीज़ हमें रट डालनी है, सबको सोचना है बच्चों इस तरह से, फिर आप कर पाएंगे इसको कंप्लीट, ठीक। चलिए लिखिए इसमें, यदि भ्रूण के विकास, यदि भ्रूण के विकास, भ्रूण के विकास में भ्रूणपोष का पूर्ण उपभोग नहीं हो पाता, का पूर्णतः उपभोग नहीं हो पाता, नहीं हो पाता, तथा बीज में भी उपस्थित हो, तथा बीज में भी उपस्थित हो। क्या? भ्रूणपोष उपस्थित हो, उपस्थित हो, ठीक। एग्जाम्पल लिखिए इसमें, उदाहरण, इसमें आप लोग एग्जाम्पल लिखिए। एक बीजपत्री या मोनोकॉट्स, प्रायः एक बीजपत्री, प्रायः एक बीजपत्री या मोनोकॉट्स। अपवाद लिखिए द्विबीजपत्री, अपवाद होंगे बच्चों इसमें द्विबीजपत्री। अरण्य, ये द्विबीजपत्रियों का है, अरण्य
और सोलेनेसिकुल। बच्चों बहुत पुरानी बुक में आप लोगों को सूर्यमुखी दिया है, वो गलत है। सूर्यमुखी को अब एनसीईआरटी ने हटा दिया है, तो आप लोगों को सूर्यमुखी नहीं लिखना है, अरण्य, और दूसरा लिखिएगा यहाँ पर सोलेनेसिकुल, सोलेनेसिकुल। ठीक है, यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन बच्चों अरण्य में आया हुआ है, टिक करके नीट डाल दो। चलिए दूसरा आइए, इसमें लिखिए अभ्रूणपोषी, अभ्रूणपोषी या एक्स एल्ब्यूमिनस, या नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। इसमें लिखे बीजों में भ्रूणपोष अनुपस्थित, बीजों में भ्रूणपोष अनुपस्थित। बीजों में भ्रूणपोष अनुपस्थित होगा क्यों? सीधी सी बात है कि भ्रूण के विकास में पूरा भ्रूणपोष खर्च हो गया, तो बीज में भी क्या है, भ्रूणपोष अनुपस्थित है, तो बीजों में भ्रूणपोष अनुपस्थित। बीजों में भ्रूणपोष अनुपस्थित। ठीक है बच्चों, इसमें उदाहरण आपको लिखना है, एग्जाम्पल लिखिए, प्रायः द्विबीजपत्री, तो द्विबीजपत्री बीजों में जब बीजांकुरण होगा तो पोषण कौन प्रदान करेगा? तो उन बीजों में बीजांकुरण के समय पोषण बीजपत्र प्रदान करते हैं, जबकि यहाँ बीजांकुरण के समय पोषण भ्रूणपोष देते हैं। ठीक है, प्रायः द्विबीजपत्री, और अपवाद इसमें लिखेगा, अपवाद एक बीजपत्री का आएगा बच्चों ऑर्किड, ऑर्किड एक बीजपत्री, लेकिन उदाहरण यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसमें 2 बीजपत्र हैं। चलिए ये हो गया। तीसरा प्रकार इसका लिखो बच्चों, परिभ्रूणपोषी। आपको लिखना है परिभ्रूणपोषी बीज, परिभ्रूणपोषी, परिभ्रूणपोषी बीज, या इसको कहते हैं पेरिस्पर्मिक। चलो, तो परिभ्रूणपोषी बीज क्या होता है बच्चों? जिसमें परिभ्रूणपोष हो, यानी ये क्या है, ये जो है यहाँ पर बीजांडकाय का अवशेष है या शेष रह जाता है, जो बीजांडकाय शेष रह जाए उसको कहते हैं परिभ्रूणपोष। तो आपको लिखना है इन बीजों में परिभ्रूणपोष, इन बीजों में परिभ्रूणपोष यानी पेरिस्पर्म, उपस्थित, जो बीजांडकाय का अवशेष है, जो बीजांडकाय का अवशेष है। तो बच्चों इसमें उदाहरण आया हुआ है सीधे, और ये किसका बचा हुआ भाग है? बीजांडकाय का अवशेष। इससे जो है नीट में आया हुआ है। इससे गुणिता स्तर पूछा गया, मैंने पहले ही यहाँ पे लिख दिया है। परिभ्रूणपोष का गुणिता स्तर क्या होगा? 2n। ठीक है, ये परिभ्रूण। इसमें उदाहरण आपसे पूछे जाते हैं, उदाहरण लिख लीजिए। एग्जाम्पल,
यहाँ एग्जाम्पल लिखे बच्चों। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे अरण्य, अरण्य, काली मिर्च, काली मिर्च, और एक आता है इसमें बीटरूट यानी चुकंदर, चुकंदर। बच्चों इसमें से भी क्वेश्चन आपका अरण्य पे आ चुका है और काली मिर्च पे है, ठीक है, ये भी नीट में आया हुआ है, आपको याद रखना है, ऐसे भी जिनमें ये पड़ा रह जाए, ठीक। तो यहाँ पे बच्चों अरण्य है, काली मिर्च है, चुकंदर है, इन सब में परिभ्रूणपोष पाया जाता है, ये बीजों के प्रकार है, ठीक। चलिए इसको नोट करिए। बच्चों इसी में जो है अब आपको नेक्स्ट टर्न पे यहाँ पे आपको बनाना है एक बीजपत्री का, या हम लोग चलिए अभी कंप्लीट कर लेते हैं, 5 मिनट लगेगा, अभी पढ़ लेते हैं। एक बीजपत्री का डायग्राम क्या होगा, जैसे वो होता है ना मक्की के बीज का जो है एक डायग्राम आपसे पूछा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट इसको बनाओ फटाफट। मक्के के बीज का चित्र आपको बनाना है, इसको भी फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। चलिए ये मक्के के बीज का है बच्चों, ये इसका भ्रूणपोष हो गया, और इसके बाहर वाला जो भाग है ये वाला, ये जो है आपको बनाना है फल भित्ति बीजावरण से संलयित। आप लोग देखते हैं ना मक्की के बीजों में कि कभी भी जो है फल से बीजों को पृथक नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि फल भित्ति बीजावरण से संलयित होती है। तो ये फल भित्ति हो गई, ये बीजावरण हो गया, इससे संलयित है, ये एंडोस्पर्म हो गया भ्रूणपोष। अब इसके नीचे वाला जो भाग है बच्चों, ये आपको इस तरह से बनाना है, ये हो गया इसमें प्रांकुर, ये इसमें हो गया मूलांकुर, ये इस तरह से हो गया। यही आपको संरचना यहाँ बनानी है। ये पूरा का पूरा बच्चों इसका भाग जो है ये भ्रूणपोष का भाग है। ये पूरा इसका भाग हो गया भ्रूणपोष। ये भ्रूणपोष है। और इसके अलावा यहाँ वाला जो भाग आप लोग देख रहे हैं, ये वाला भाग बच्चों, ये पूरा का पूरा भाग जो है इसका भ्रूणीय अक्ष कहलाता है। ये इसका हो गया भ्रूणीय अक्ष, ठीक है। और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है दूसरी तरफ, ये वाला भाग, ये बच्चों भाग हो गया किसका? टाइजेलम का। ये टाइजेलम है, यानी सॉरी टाइजेलम नहीं, इसको कहते हैं स्कूटेलम। ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पे क्या है? शील्ड शेप कॉटिलेडन या इसका बीजपत्र है। चलिए फटाफट इसकी लेवलिंग कर दीजिए। यहाँ आपको लिखना है फल भित्ति बीजावरण से संलयित, बीजावरण से संलयित। बीजावरण से संलयित, ये क्या है? भ्रूणपोष। ये हो गया भ्रूणपोष। इसका गुणिता स्तर बच्चों पूछा गया, आपको लिखना है 3n, क्योंकि भ्रूणपोष हमेशा 3 केंद्रकों के संलयन से बने, त्रिक संलयन से बने हैं। यहाँ पे आपको बनाना है, ये हो गया एपीब्लास्ट, अभी हम लोगों ने पढ़ा है।
एक बीजपत्र जो यहाँ पर हासिल हो जाता है उसे कहते हैं एपीब्लास्ट। उसके बाद यहाँ आपको लिखना है, ये कहलाता है स्कूटेलम। अभी आपने पढ़ा है स्कूटेलम, मैंने कहा था इस पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। उसके बाद बच्चों ये जो यहाँ भित्ति जैसी संरचना है, ये वाली, इस भित्ति जैसी संरचना को आपको ये बनाना है इस तरह से। ये ना, इसी को हम लोग कहते हैं कोलियोप्टाई। ये हम लोग पहले बना चुके हैं भ्रूण की संरचना में। आपको इसको कहना है कोलियोप्टाई, हिंदी में आप देख चुके हैं, ये है कोलियोप्टाई। इसके बाद ये जो है यहाँ कहलाता है प्रांकुर, या इसको कहते हैं प्लीम्यूल। और ये पूरा भ्रूणीय अक्ष हो गया। यहाँ आप इसको लिखेंगे, ये हो गया मूलांकुर, या इसको रेडिकल कहते हैं, रेडिकल। और ये कहलाता है रूट कैप। इसका जो यहाँ पर इस तरह का आवरण है, यहाँ पर भी कला सदृश आवरण होगा, इसको क्या देते हैं यहाँ पर मूलांकुर चोल, या जैसे आपने कोलियोप्टाई लिखा है आपको लिखना है कोलियोराइजा। ये हो गया मोनोकॉट सीड या एक बीजपत्री, एक बीजपत्री बीज। यहाँ तक आपको यहाँ पढ़ना है बच्चों आज। उसके बाद नेक्स्ट टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे बीजावरण, और बीजावरण के बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि कैसे बीजावरण नहीं, बीज का अंकुरण कैसे होता है, क्या इसमें जो है जिसे प्रसुप्तन कहते हैं वो किस हार्मोन के द्वारा होता है, ये सारी संरचना पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ये लिखना है, और ये डायग्राम बच्चों पूरा डायग्राम नीट में आया हुआ है, ठीक है। इसके आपको भाग जो है बनाने थे। दूसरा स्कूटेलम से पूछा गया है नीट पे क्वेश्चन, और इसके बाद जो है भ्रूण कोश के यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, नीट डाल दीजिए आप। ये क्वेश्चन यहाँ पर एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट पे पूछा गया, नीट डाल दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ऑलमोस्ट सभी पार्ट इसमें आए हुए हैं। फिर कोलियोप्टाई से पूछा गया, इसको अंडरलाइन करो, रूट कैप, रेडिकल, और ये सब हो गया। तो ये सारा पार्ट बच्चों एक बीजपत्री का ये बीज का डायग्राम है, जबकि द्विबीजपत्री डायग्राम हम लोग पहले बना चुके हैं। ये पूरा इतना इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा इसको बनाना है बच्चों, ठीक है। चलिए, ये आपका पूरा जो है मुझसे क्वेश्चन, और वैसे तो ये डायग्राम ही पूरा नीट में है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसका एनसीईआरटी पढ़ना है, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद थ्योरी जो हम लोग ने पढ़ी है इसको समझते हुए एनसीईआरटी पढ़ते हुए फिर आपको क्वेश्चन करना है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट टर्न पे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैसे बीजांकुरण और क्या जो है यहाँ पर प्रसुप्तन है। ओके, थैंक यू बच्चों। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 180021217999। थैंक यू।